So welcome back friends. In this video we are going to study the mechanism of action of local anesthesia. प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल एनेस्थीसिया को देखा था किस तरीके से वो नर्व फाइबर्स पे काम कर रहे हैं और आपका अमाइड्स एस्टर क्या है और आपकी केडीटी में जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे दी हुई है। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि फार्माकोलॉजी में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लोकल एनेस्थीसिया आपके वीक बेसिस है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है आपके एमसीक्यू में, जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस पर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या है। तो जनरली ये आपके वीक बेसिस है। ये जो ड्रग आपकी काम करती है एक्ट बाय एक्सोनल मेम्ब्रेन इन अनाइज फॉर्म, अनआयनाइज फॉर्म एंड ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फ्रॉम विद इन द आयनाइज फॉर्म। तो इस लाइन को हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप लोकल एनेस्थीसिया को देख रहे हैं, ये आपका आयनाइज फॉर्म में है। एच पॉजिटिव आयंस बाहर निकले या अंदर आए तो ये आपका अनआयनाइज फॉर्म में हो गया। अब अनआयनाइज फॉर्म में ही ये मेम्ब्रेन को पास करेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये लिपिड बायलेयर है, और लिपिड बायलेयर को अगर क्रॉस करना है तो जो है आपका पोलर मॉलिक्यूल, पोलर आयंस जो है, जैसे कि आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ये इतनी एफिशिएंटली पास नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे अनआयनाइज आयन की, अगर आप जैसे बेंजीन की बात करें, टोल्यूइन की बात करें, तो ये बहुत इजीली आपके जो है पास कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है। जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड है वो आपका इजीली, या हाइड्रोफोबिक आप जैसे जिन्हें बोल देते हो, तो वो आपका इजीली लिपिड मेम्ब्रेन को, लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए पहले जो आपका लोकल एनेस्थीसिया होता है वो आयनाइज से अनआयनाइज्ड फॉर्म में, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही आपका क्रॉस करता है। जो आपका एक्स्ट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन है सेल के बाहर है, और आपका साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है वहां पर आता है। और उसके बाद आपका अनआयनाइज्ड जो फॉर्म था यहाँ पर, या अगर हम बोले ये जो यहाँ रिएक्शन हो रही थी, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन बाहर निकला था, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन अंदर आया है, तो आपका आयनाइज्ड फॉर्म है, और आयनाइज्ड फॉर्म आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को आपका इनहिबिट करती है। वीजीआईसी को हम बोल देते हैं इसको, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। आप इस तरीके से बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल या सोडियम वीजीआईसी। और सोडियम आपको पता है कि आपका डीपोलराइजेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपका यहाँ पर सोडियम अंदर नहीं आएगा तो आपका डिपोलराइजेशन नहीं होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट जो होता था वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे कि सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि चैनल आपका ब्लॉक हो गया है, क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लोकल एनेस्थीसिया आपके वीक बेस है, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए आयनाइज फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकला, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं अगर आप उस तरीके से समझना चाहते हैं, एच पॉजिटिव से समझना चाहते हैं, एच पॉजिटिव से, तो आप इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो आपके बेस है वो आपका एच पॉजिटिव देते हैं, और जो आपके एसिड हैं वो एच पॉजिटिव लेते हैं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, ये हाइड्रोजन डोनर है। तो वीक बेस है तो यहाँ पर इन्होंने दिया, फिर यहाँ पर अनआयनाइज फॉर्म में आए, और फिर यहाँ आयनाइज फॉर्म। वो आप जैसे समझना चाहते हैं इस चीज को समझ लें, लेकिन अनआयनाइज फॉर्म जो आपकी हाइड्रोफोबिक फॉर्म है वही आपकी पास करेगी। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का जनरली हम यूज करते हैं टू स्पीड द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया बाय इंक्रीजिंग द अनआयनाइज फॉर्म। क्योंकि आपको पता है कि एसिड डिजॉल्व, एसिड बेस आपका बेस में होता है, अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, आपके आयंस नहीं बनते हैं। आयंस नहीं बनेंगे, आपका पोलर फॉर्म नहीं बनेगी, तो वो अनपोलराइज फॉर्म में रहेगा, अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए क्रॉस कर पाएगा। इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में देते हैं ताकि वो अनआयनाइज फॉर्म में रहे। वीक फॉर्म्स आर अनआयनाइज्ड इन द अल्कलाइन मीडियम, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया, और वो एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर्स, इसका रोल हम आगे थोड़ा सा डीप भी देखेंगे। लाइक एडेनिल कैन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिक्रीज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। आप लोकल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं कि जो आपका ब्लड में नहीं जाना चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, आप इस तरीके से बात करते हैं। तो आप एड्रेलिन देते हैं, तो एड्रेलिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे आपका जो ब्लड है
वहां पर कम पहुंचता है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे आपको चोट लगती है या कुछ आपको जैसे एंट ने काट लिया या आपको हनी बी ने काट लिया, किसी ने भी, तो वहां पर रेडिशनेस आ जाती है, वहां पर आपका वैसो डायलेशन होता है, यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। लेकिन एड्रेनलिन जब आप देते हैं साथ में, तो उसके साथ जो दूसरे कार्डिक आपकी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कार्डिक में ये आपका हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो वाले केस भी आते हैं। अब कोई पेशेंट है या कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, उसका आपने सिजेरियन करना है, लेकिन साथ में उसको हार्ट डिजीज भी है, तो आप एड्रेनलिन का यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये आपकी दिक्कत रहती है। इसके लिए आप फेलिप्रेसिन, जिसे आप सिंथेटिक वैसोप्रेसिन बोलते हो, वैसोप्रेसिन इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो इसका आप एक सिंथेटिक फॉर्म फेलिप्रेसिन देते हैं, जिससे कि आपकी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, जो एड्रेनलिन की वजह से आ रही थी। तो ये आप देख देख चुके। तो लोकल एनेस्थीसिया का आप जो है एड्रेनलिन पे क्या क्यों दे रहे थे? डिक्रीज ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन लीडिंग टू डिक्रीज वस्कुलर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज न्यूरोनल अपटेक, और आपका जो है ड्यूरेशन को भी बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर आपका ये न्यूरॉन्स है, यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो नहीं है, तो ये आपका ज़्यादा अंदर जा पाएगा, ज़्यादा डीप जा पाएगा इस तरीके से। तो हाई ब्लड लेवल तो उसको भी कम करता है, और टॉक्सिसिटी जो है आपकी कम हो जाती है। इनफिल्ट्रेशन टेक्निक में आपका यूज होता है, दैट लीड्स टू डिक्रीज ब्लीडिंग। तो जनरली इनफिल्ट्रेशन टेक्निक आपका नेक्स्ट जो आप यूजेस देखेंगे, वहां पर आपको पता लगेगा कि इनफिल्ट्रेशन टेक्निक जो है वो क्या होती है। इसके बाद कुछ आपके जो एमसीक्यूज जहां से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपने एमसीक्यू जो आपने पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, या स्टार्टिंग में आपने इंट्रो देखा, तो इतना, और इसमें अगर मैं एडवर्स इफेक्ट या ऐड कर दूं तो आपके लिए बहुत हो जाता है। लेकिन ये कभी भी इनफ नहीं होता है एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जनरली आप किसी नॉर्मल बुक से या किसी के दिए हुए नोट्स से पढ़ लेते हैं, पास तो आप हो ही जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू के लिए हैं, और आपके यूजेस जो एक बाकी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल डायमीटर एक्सोन्स जो हैं वो आपके जल्दी ससेप्टिबल है इससे, जैसे कि मैंने बताया था बी सी, फिर ए में आपका बीटा, गामा, और फिर अल्फा था, इस तरीके से। माइलिनेटेड फाइबर आपके ज़्यादा सेंसिटिव है अन कंपेरिजन टू अनमाइलिनेटेड। सबसे पहले पेन आपको नहीं होगा अगर आप लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे। फिर टेम्परेचर, पहले आपको ठंडा लगेगा उस जगह पर, फिर आपको हीट बढ़ेगी। टच सेंसेशन फील होना कम हो जाएगा, डीप प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रोप्रियोसेप्शन बिल्कुल आपको लगेगा कि डिसेंसिटाइज हो गया। ये आपका जो था, ये आपका था जब आप लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई कर रहे हैं। आपने अप्लाई किया, लेकिन जैसे ये खत्म होने लगेगा उसका एक्शन, तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले आपको प्रोसेप्शन होगा, फिर डीप प्रेशर, टच, टेम्परेचर और पेन, इस तरीके से रिवर्स होगा। नेक्स्ट, ऑल एलेज आर वेजोडाइलेटर एक्सेप्ट कोकेन। क्योंकि कोकेन आपका क्या करता है, कोकेन आपका एड्रेलिन का रीअपटेक कम करता है, रीअपटेक को ब्लॉक करता है कोकेन, इस वजह से। और मैंने आपको वो बताया था, कोकेन आपका पहला लोकल एनेस्थीसिया डिस्कवर किया गया था, इसका यूज। तो कोकेन आपका वेजोडाइलेटर नहीं है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, क्योंकि ये एड्रेलिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ा देता है, उसके रीअपटेक को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसलिए हम एक बात ये भी हो जाएगा कि अगर आप कोकेन यूज कर रहे हैं एज एन लोकल एनेस्थेटिक, तो आप इसके साथ एड्रेलिन का यूज कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एड्रेलिन का यूज करेंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो कोकेन को आप ओरली नहीं देते और एड्रेलिन के साथ नहीं देते। क्लोरप्रोकेन जो है आपका शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, कंट्राडिक्टेड इन स्पाइनल एंड एनेस्थीसिया, जो आपका जनरली सिजेरियन या लोअर पोर्शन जो है आपकी बॉडी का, वहां पर कुछ आपका सर्जिकल प्रोसीजर करना है तब देते हैं। और पैराप्लेगिया, जिसे आप नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं कि पैरालिसिस हो गया है, एक टाइप की बॉडी पूरा पैरालाइज हो गई है उस वजह से। और ये होता है सोडियम मेटाबोलाइट एज ए प्रिजर्वेटिव विच इज एन न्यूरोटॉक्सिक। तो क्लोरोप्रोकेन जो है शॉर्ट एक्टिंग है, कंट्रा इंडिकेटेड है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, पैराप्लेगिया कॉज करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पैराप्लेगिया, जैसे अगर आप एक साइड आप देखें तो एक ही आपका टांग में हो रहा है, तो आप उसे मोनोप्लेगिया एक साइड बोलेंगे। अगर सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में हो रहा है, पैराप्लेगिया, जो आपने यहाँ पर यूज किया है। कि अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का अगर हम यहाँ लगाते हैं,
ल्यूमर 3 और ल्यूमर 4 में, L3 L4 में तो पैराप्लेगिया हो जाता है। तो ये लोअर पोर्शन जो है बिल्कुल एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है। हेमीप्लेगिया जनरली आपने मूवीज में देखा होगा कि आपकी एक साइड की बॉडी जो है वो कंप्लीट काम करना बंद कर देती है, तो उसको आप बोलते हैं हेमीप्लेगिया। जनरली आई थिंक OMG एक मूवी आई थी, उसमें लास्ट में कहीं पे था कि एक साइड की बॉडी जो है आपका पूरा काम करना बंद कर देती है, जैसे हेमीप्लेगिया। फिर उसके बाद क्वाड्रिप्लेगिया पूरा हो जाता है, आपका ब्लॉक सिर्फ आपका ये पोर्शन आपका बचता है। उसके बाद डाइप्लेगिया जो आपके हाथों को लेकर है ज्यादातर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मोनोप्लेगिया एक टांग हो रहा है, पैराप्लेगिया में आपका नीचे का पोर्शन हो रहा है, हेमीप्लेगिया में एक साइड की बॉडी हो रही है, क्वाड्रिप्लेगिया में ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर हो रही है, और डाइप्लेगिया जो है आपका हाथों का हो रहा है। तो आप इस तरीके से पैराप्लेगिया को समझ सकते हैं। इसके बाद all alleles if absorbed in systemic circulation can cause CNS toxicity as excitation followed by depression। अगर आपका एलेज जो है वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो CNS टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, पहले एक्साइटेशन होगा फिर आपका CNS डिप्रेस हो जाएगा। एक्साइटमेंट होता है आपका ड्यू टू इनिबिशन ऑफ इनिबिटरी न्यूरॉन्स, जो आपके इनिबिटरी न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके गाबा ग्लाइसिन रिलीज करते हैं, उनका इनिबिशन हो जाएगा और इसकी वजह से एक्साइटमेंट होगा, और मे लीड टू सीजर्स फॉलोड बाय कोमा एट हाई डोसेस। तो ये आपका रहेगा कि आपको सीजर्स आएंगे और डिप्रेशन होगा, तो फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर CNS कंप्लीट डिप्रेस हो जाएगा, तो कोमा में हो सकता है। डिबुकेन आपका क्वेश्चन पूछा गया है नाइपर में कि सबसे पोटेंट है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग और सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, ये आपको याद रखना है। डिबुकेन पोटेंट, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंड मोस्ट टॉक्सिक। लिग्नोकेन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है फॉर मोस्ट प्रोमिनेंट एले एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब आप अरिथमिया का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लासिफिकेशन आती है क्लास 1 A B, तो उसमें आपका लिग्नोकेन यूज होता है। तो लिग्नोकेन आपका एंटी अरिथमिक ड्रग भी है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कोई एक ड्रग का नाम बताओ जो लोकल एनेस्थीसिया है और एंटी अरिथमिक है, तो आप लिग्नोकेन का नाम लेंगे। प्रेसिपिटेट करता है मैग्निंग हाइपरथर्मिया द रिलीज ऑफ कैल्शियम, तो अगर बढ़ा देता है कैल्शियम के रिलीज को अगर आपको हाइपरथर्मिया है तो। ब्यूपीवाकेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रीजनल ब्लॉक, फील्ड ब्लॉक, इनफिल्ट्रेशन। ये सब मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूजेस में ये सब आपके आने वाले हैं।